हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में आपने यह भी जाना कि किसानों, जमींदारों व गांव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। भारत में कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की शुरुआत के बारे में भी आपने जाना। अब हम लोग इस अध्याय में जानेंगे कि भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोग के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए देखते हैं जनजातीय समाज का जीवन। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। उनके गांव, बस्तियां आमतौर पर जंगलों के बीच या आसपास होते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से होती थी। हमेशा से ही ये आदिवासी पूरी स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे थे। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में वे हल से खेती करते थे। यहाँ वे धान, दलहन एवं मक्का उपजाते थे। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। उसे झूम खेती कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जंगलों के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस बुद्धि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि, या फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल के अलावा वे जंगल से प्राप्त होने वाले कुछ वस्तुओं जैसे शहद, जड़ी बूटियाँ, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे। आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल से उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे नमक, कपड़े आदि, उनकी खरीदारी भी वे पास के गांवों के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में किया करते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें काफ़ी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। जनजातीय समाज के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे हिरन, तीतर तथा अन्य पक्षियों का शिकार भी करते थे। वे शिकार का साधन तीर धनुष या अन्य छोटे हथियार होते थे, उसी से करते थे। मगर ज़्यादातर उनका भोजन जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल और अनाज ही होता था। इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफ़ी पसंद की जाती थी। कुछ इलाकों में रबड़, गोंद आदि चीज़ें उन्हें जंगलों से मिलती थी, उसका भी वे व्यापार करते थे। आगे चलकर कुछ जनजातीय समुदायों ने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। वे रेशम और लाख के कीड़े पालते और बाद में उसे बाहर के व्यापारियों से बेच देते थे। आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि व्यापारी उनकी चीज़ें बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, जबकि उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य काफ़ी अधिक होते थे। इन सब के अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम भी करती थी। इस तरह सदियों से पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि वे हमेशा इसकी सुरक्षा करते थे। जंगल के बाहर की दुनिया से उनका संबंध बहुत ज़्यादा नहीं था और वे अपने शांत और सरल जिंदगी से संतुष्ट थे।
लेकिन उनकी ये संतुष्टि अंग्रेजों के आने के बाद बहुत दिनों तक बनी नहीं रही। तो आइए अब देखते हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा है कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास में लगे थे। इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में परिचित हुए। आगे इस प्रयास के अंतर्गत वे जंगलों व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के गांवों और बस्तियों तक भी पहुंच गए। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगान वसूल करना। परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनकी पूर्वजों ने उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सब के द्वारा जोती जाने वाली जमीनों को भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज किया गया और जैसा कि बाकी किसानों के साथ हुआ था, उनके ऊपर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। लगान की यह राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता था। इस तरह धीरे धीरे उनकी ज़मीन या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में चली जाने लगी। इसका एक और सीधा असर झूम खेती करने वाले लोगों पर पड़ा। अब उन्हें अलग अलग जमीन पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही। इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारियों के पहुंचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते कि किस तरह इनकी जमीनों को हथियाया जाए और इन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अंग्रेजों के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ियों का व्यापार अचानक ही बढ़ गया। उस समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे। मिलों, लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही थी और बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे। इन सब के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की थी। तब से लेकर 1910 ईस्वी तक करीब 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करानी शुरू कर दी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि स्लीपर मतलब होता है कि लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। इसके अलावा इमारतों, खदानों व जहाज़ों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी काटकर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे। अंग्रेज सरकार को भी इस लकड़ी के व्यापार से बड़ा फायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदारों से मिले पैसे से सरकार को बहुत आमदनी होती। जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल तेजी से खत्म होने लगे, तब अधिकारियों को चिंता होने लगी। अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी। तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने शुरू किए, मगर उन्होंने ऐसे पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाजार में मांग थी। तो आइए अब देखते हैं वन विभाग बना। तेजी से खत्म होते जंगलों की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1865 ईस्वी में वन अधिनियम भी बनाया गया। वन विभाग का काम था जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। वन अधिनियम के तहत नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों को जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छिनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि उनका जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया। सन 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगलों को सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित करके सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आदिवासी वहां लकड़ियां चुनने या वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते थे। वन विभाग के कर्मचारी या व्यापारियों को ही वहां जाने की अनुमति थी।
इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट थी, मगर वहां से वे केवल अपने काम की चीजें ही ला सकते थे। वे वहां पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर भी नहीं चरा सकते थे। इन सब कानूनों व व्यवस्थाओं का असर यह हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सदियों से जिस तरह की जीवन जीने के वे आदी थे वह अब संभव नहीं रहा। इसलिए अब नए काम धंधों की तलाश में उन्हें जंगल और अपने बस्तियों से बाहर आना पड़ा। उन दिनों वन विभाग का ज़्यादातर काम ठेकेदारों के द्वारा ही किया जाता था। कुछ ठेकेदार वन विभाग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे तो कुछ जंगलों के आसपास सड़क बनाने का काम। आदिवासी लोगों के पास अब अपना कोई काम धंधा तो था नहीं। उन्होंने इन ठेकेदारों की नौकरी कर ली। यहाँ उन्हें जो मजदूरी मिलती उसी से उनका गुजारा तो हो जाता, मगर अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए उन्हें ठेकेदारों और साहूकारों के आगे कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता। साहूकारों से लिया गया कर्ज चुका पाना उनके लिए आसान नहीं होता। ये आदिवासी बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे, जिसकी वजह से ये सूद की रकम या महाजन ने उन पर कितने रकम का बोझ डाला इसे नहीं समझ पाते थे। सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें जमीन के साथ साथ अपने पशुओं और हल फाल आदि से भी हाथ धोना पड़ता था। आखिर में कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार का बंधुआ मजदूर बनने के अलावा कोई चारा नहीं होता। यहाँ ध्यान रखें कि बेगारी का मतलब है बिना वेतन या मजदूरी के काम करना, और बंधुआ मजदूर का मतलब है कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक की जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुकाई जाए। तो ठेकेदारों व महाजनों के अत्याचार से बचने के लिए कई इलाकों के आदिवासियों को काम की तलाश में अपने निवास स्थल से दूर की जगहों पर जाना पड़ता था। वे असम के चाय बागानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में भी काम करने के लिए जाया करते थे। ऐसे जगहों पर उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता था। यहाँ भी ये ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे। ठेकेदारों व महाजनों के अतिरिक्त इसी समय उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी इनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म तथा उनकी संस्कृति की आलोचना करनी शुरू किया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियां सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। यही कारण था कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आदिवासियों की एक खास बात यह थी कि वे सभी गैर आदिवासियों या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे और उनके विरोधी नहीं थे। वैसे गरीब गैर आदिवासी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके सहायक की भूमिका निभाते थे, उनसे उसका गहरा सामाजिक संबंध था। ये अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी करने में इनके मददगार भी होते थे। तो आइए अब देखते हैं जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों गैर आदिवासियों के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्होंने महाजन एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलियों एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ किया। उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग ही था। यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तथा सरकारी इजाज़त के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ, साहूकार, महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौलियों के शोषण के शिकार थे ही साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन्हें
उन लोगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के भी खिलाफ थे। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी उनके विरोध का एक बहुत बड़ा कारण था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि तत्कालीन समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेजों द्वारा संथालों के शोषण पर छपा लेख। जमींदार पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, उनकी जमीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% की दर से ब्याज वसूला जाता था। धनी और ताकतवर लोग जब मन में आता था, मेहनत कर संथालों की खड़ी फसलों पर हाथी दौड़ा दिया करते थे। यह अत्याचार आम बात हो गई थी। दीकू और सरकारी कर्मचारी भी संथालों की निगाहों में अत्याचारी थे। ये लोग संथालों से बेगारी कराते थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि दीकू का मतलब गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन है, जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलियों का काम करते थे। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों व साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र लेकर खड़े हो गए। कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाके से अंग्रेजी राज को समाप्त करना बना लिया। तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर पूर्व भारत में भी खसिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।